हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रसायन विद्या में। रसायन विद्या में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में आज का डिस्कशन रखते हैं। तो जरा देखो एटॉमिक रेडियस होती क्या है, इस बात को जरा ध्यान दो। एटॉमिक रेडियस क्या है, जरा ध्यान दीजिए। हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इतनी सी बात है, यदि हम दो एटम बना रहे हैं तो दो एटम के जो न्यूक्लियस है उनकी जो डिस्टेंस है उसका आधा, ये बात कह रहे हो। और इस बात से आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि ये है क्या। गौर से देखो, आपने लिखा है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो रियलिटी में क्या है, 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार ये तो एक मैथ का फार्मूला लिखा है। गौर से समझो, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई। इसमें वेरिएबल कौन है? इसमें सिर्फ ये वाला टर्म वेरिएबल है। इसका मतलब दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उनका हाफ भी ज्यादा होगा, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो उनका हाफ भी कम होगा। अब मेरे दोस्त बताओ, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करती है? दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को ही तो बॉन्ड कहते हैं, है? इसका मतलब उसने कैसा बॉन्ड बनाया है इस बात पर डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो एक वेरिएबल चीज है ना। एक ही एटम की रेडियस अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड पे डिपेंड कर रही है कि बॉन्ड कैसा बना है। बॉन्ड कोवैलेंट होगा तो शेयरिंग होगी तो छोटा आएगा दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, और उनका हाफ भी छोटा होगा। तो एटॉमिक रेडियस जो होगी डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। जो एटॉमिक रेडियस होती है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। पहला बात पॉइंट समझ गए ना? क्यों? क्योंकि फार्मूला जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ का है। उसके हिसाब से भैया डिस्टेंस कम दो न्यूक्लियस के बीच की तो उसका आधा भी कम आएगा, और डिस्टेंस दो न्यूक्लियस के बीच की कम हो रही है ज्यादा, ये किस पर डिपेंड करती है? बॉन्ड पर। और बॉन्ड का मतलब होता है एटॉमिक अरेंजमेंट। अब जरा इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। यदि हमारे पास बॉन्ड कोवैलेंट होगा तो कैसा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा होता है। अब यदि क्रिस्टल होगा तो कैसा होगा? क्रिस्टल ऐसे होते हैं। और यदि वंडरवाल हुआ तो कैसा होगा? वंडरवाल ऐसे होते हैं। तो जरा आप इस बात को समझिए, जब हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो जरा बताना, यदि कोवैलेंट बॉन्ड है तो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? तो कम है, तो यार उनकी रेडियस भी कम होगी। यदि हमारे पास क्रिस्टल अरेंजमेंट होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, तो क्रिस्टल ऐसे होंगे तो क्रिस्टल की रेडियस ऐसे आएगी, इसका आधा। और यदि ये वंडरवाल हुए तो वंडरवाल फोर्सेस यदि हमारे पास हैं प्यारे बच्चों, तो गौर से देखो उनके बीच में हमेशा गैप होता है, और यदि गैप होगा तो उसका आधा भी मेरे हिसाब से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग इसी बात को तो करने जा रहे हो, इस बात को कि भैया ऐसा है, ये जो डिस्टेंस निकली, एक मिनट प्यारे बच्चों कलर ले लो, ये जो डिस्टेंस निकली है दो न्यूक्लियस के बीच की, अरे हाँ, दो न्यूक्लियस के बीच की ये जो डिस्टेंस निकली है इसका आधा ही तो लेना है। दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस निकली है इसका आधा ही तो लेना है। दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस निकली है इसका आधा ही तो लेना है। तो जरा बताओ सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी समझ में आ रही है? जब सबसे बड़ी डिस्टेंस ये वाली समझ में आ रही है तो इसका मतलब वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी होगी, फिर क्रिस्टल होगी, फिर कोवैलेंट होगी। क्यों? क्योंकि एटम की रेडियस अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। ऐसा अरेंजमेंट हुआ तो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम आएगी तो हाफ भी कम आएगा। ऐसा अरेंजमेंट हुआ तो थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस आएगी तो हाफ भी थोड़ा बड़ा आएगा। ऐसा अरेंजमेंट हुआ तो यार डिस्टेंस ज्यादा आएगी तो उनका हाफ भी ज्यादा आएगा। वंडरवाल बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं होता है, वो बस एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। इस तरह से उनके बीच में बस एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब कुछ ये है, जैसे देखो HCl और एक HCl का मॉलिक्यूल, ये किसी ने कहा Cl की वंडरवाल रेडियस निकालो, तो इनके बीच में अब वंडरवाल फोर्सेस है। तो Cl की वंडरवाल रेडियस निकालने को किसी ने कहा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले ली और फिर बच्चों इनका हमने क्या कर दिया,
आधा कर दिया, ऐसे। ये काम हो गई वंडरवाल रेडियस। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब टॉपिक को थोड़ा सा और आगे खींच लेते हैं। तो हमें रेडियस की डिफिनीशन और रेडियस के रिलेशन आ गए। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं। तो जरा देखो यार, एक और बात बताता हूं, ये हमारा एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो +Z होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब जरा बताओ प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर कैसा चार्ज लगा रहा है? पॉजिटिव। किस पर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन पर। और इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर कोर के। ये इनर कोर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अब जरा गौर से समझिएगा, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। प्लस चार्ज इस पर अप्लाई हुआ तो इसको अट्रैक्शन फोर्स फील होगा। भाई माइनस पर जब प्लस चार्ज अप्लाई होता है तो अट्रैक्शन फोर्स फील होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि एक प्लस चार्ज की फील्ड है, उसमें कोई माइनस चार्ज आया तो उसको क्या लगेगा? एक फोर्स फील्ड होगा ना, एक फोर्स फील होगा। बस वही हाल है, न्यूक्लियस की एक फील्ड थी, उस पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स फील होगा। जो फील होता है उसी को कहा जाता है जेड स्टार। जेड स्टार मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब गौर समझना, जेड स्टार एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। ये एक तरह का क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। और ये क्या है? शिल्डिंग है। और शिल्डिंग क्या होती है? एक तरह का रिपल्सन फोर्स होती है। शिल्डिंग क्या है? अट्रैक्शन फोर्स को रोकने वाले। अट्रैक्शन फोर्स को रोकने वाले मतलब रिपल्सन, एक तरह का रिपल्सन फोर्स मान के चलो। अब गौर से दो फोर्स को समझ लो। जेड स्टार को क्या सपोज करके चलना? ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। और सिग्मा को क्या सपोज करके चलना? ये एक तरह का रिपल्सन फोर्स है। बस इतनी बात सपोज करके चलनी है, खेल खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। बस इतनी बात सही है? क्लियर हो गई बात? अब कहानी को आगे बढ़ाएं। क्या? जेड स्टार एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा साइज उतना कम होगा। ये रिपल्सन है, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा साइज उतना ज्यादा होगा। अब जरा इस बात को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई कैसे होगा। जरा देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम लोग एक एक करके बातों को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है, जरा इस बात को समझिए। अब हम लोग कहां चलेंगे? अब हम लोग चलते कैसे हैं? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको? अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड। अब जरा देखो, अलोंग द पीरियड क्या क्या होता है। जब भी अलोंग द पीरियड लिखा जाए तो इसके ब्रैकेट में हमेशा जरूर लिखो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए, ना तो ये रूल डी पर लगता है ना रूल ये एफ पर लगता है। ये सिर्फ एस और पी के लिए होता है, जो जर्नल स्टेटमेंट बुकों में लिखा होता है। क्या अलोंग द पीरियड क्या होगा? अलोंग द पीरियड यार हमारा जेड स्टार इंक्रीज कर रहा है। अब आप मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यदि जेड स्टार की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये जेड स्टार क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जरा बताना साइज की वैल्यू क्या होगी? साइज की वैल्यू डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ये एक अट्रैक्शन फोर्स है ना। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? एटम का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक कर जाएगा, साइज कम हो जाएगा। साइज कम हो जाएगा। तो अलोंग द पीरियड जो होता है साइज डिक्रीज करता है। मगर इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट भी है। वो पॉइंट क्या है, जरा गौर समझिए। अब जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, इसी पर क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस होती है फर्स्ट ग्रुप की, फिर बच्चों होती है 18 ग्रुप की। 18 ग्रुप मतलब इनर्ट। फिर होती है सेकंड ग्रुप की, अब सो ऑन डिक्रीज करती चली जाएगी। और सबसे कम होती है 17 ग्रुप की। ऐसे तो जरा देखो, ये 18 ग्रुप बीच में कहां से आ गया? इसकी तो सबसे कम होनी चाहिए। क्यों? जेड स्टार लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। जेड स्टार एक अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो श्रिंक करता चला जाएगा। तो सबसे राइट में कौन है? इनर्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब इनर्ट को छोड़कर लिखे गए हैं, उनमें इनर्ट इंक्लूड नहीं है। जैसे ये कहा जाता है अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, तो इनर्ट को छोड़कर बोला गया है। यदि कहा जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, तो वो इनर्ट को छोड़कर, मतलब जितना कुछ भी कहा जाता है वो सब इनर्ट को छोड़कर कहा गया है। ध्यान रखिएगा। तो इनर्ट एलिमेंट यहां पे आते हैं, उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू वंडरवाल रेडियस। उनके पास वंडरवाल रेडियस होती है, और वंडरवाल रेडियस आपको पता है बहुत बड़ी रेडियस है। ये देखो, ये देखिए, वंडरवाल अरेंजमेंट ऐसा अरेंजमेंट होता है।
मगर इतनी बड़ी नहीं होती कि सोडियम के मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेटल से ज्यादा हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप के मेटल आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर जैसा तुम्हें आता है वैसा ही आएंगे, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते चले जाएंगे। बस ध्यान रखना ग्रुप नंबर 18 को फर्स्ट ग्रुप के बाद डालोगे, ग्रुप नंबर 18 को फर्स्ट ग्रुप के बाद डालोगे। क्यों? क्योंकि ये वंडर वाल रेडियस है। इसमें भी थोड़ा सा एक रूल है कि हाइड्रोजन का साइज जो होता है वो हीलियम से छोटा होता है। बाकी फर्स्ट नंबर के जितने भी एलिमेंट है उन सबका साइज 18 से बड़ा है, मगर हाइड्रोजन का साइज हीलियम से छोटा होता है। हाइड्रोजन का साइज हीलियम से छोटा होता है। अलोंग द पीरियड समझ पाए? अलोंग द पीरियड एस और पी ब्लॉक के लिए, अलोंग द पीरियड एस और पी ब्लॉक में क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 18, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 के पास वंडर वाल रेडियस है। अब जरा देखो, अलोंग द पीरियड डिस्कस हो रहा है तो अलोंग द पीरियड ही चलते हैं, सॉरी अलोंग द पीरियड चलते हैं। अब अलोंग द पीरियड डी ब्लॉक में, अलोंग द पीरियड डी ब्लॉक में, अब जरा देखो अलोंग द पीरियड डिस्कस हो रहा है डी ब्लॉक, पूरी पीरियोडिक टेबल का डिस्कस कर दूंगा, तो डी ब्लॉक में भी इस हेडिंग को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौर समझिए, यहां पर जब डी ब्लॉक की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा दो वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है हमारा जेड स्टार और एक वेरिएबल होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। कौन? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब मेरे प्यारे बच्चों बताना, जेड स्टार वेरिएबल है, ये काम क्या करता है? ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो जब ये एक अट्रैक्शन फोर्स है तो ये क्या काम करेगा? ये काम ये करता है कि साइज को क्या करता है? डिक्रीज कराता है, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स है। अच्छा, ये कैसा है? ये एक रिपल्सन फोर्स है। जब रिपल्सन फोर्स है तो ये क्या करेगा? ये साइज को इंक्रीज कराएगा। तो देखो यार, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और दो वेरिएबल है। डी ब्लॉक की जब रेडियस अलोंग द पीरियड डिस्कस होगी तो दो वेरिएबल होंगे, जेड स्टार और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और जबकि एस और पी ब्लॉक में सिर्फ एक वेरिएबल होता है, जेड स्टार, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल जेड स्टार, और कोई वेरिएबल नहीं होता है। मगर जब डी ब्लॉक की बात आती है तो दो वेरिएबल होते हैं। अब जरा गौर समझिएगा, जब हम D1 से D2 D3 तक जाते हैं तो क्या होता है? जेड स्टार का डोमिनेशन होता है। अब बताओ डोमिनेशन किसका है? जेड स्टार। जेड स्टार का डोमिनेशन का मतलब अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन है किस पर? रिपल्सन फोर्स पे। तो जरा बताना क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट जो होगा साइज कैसा होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन है। अब जरा देखो इसके बाद, जब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं D4 से लेके D8 तक की, तो क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं ऐसे। अब मतलब जितना जेड स्टार इंक्रीज करता है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जितना जेड स्टार डिक्रीज करता है साइज को, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन साइज को बढ़ा देता है। तो यदि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स एक दूसरे को ओवरकम कर लेंगे तो जरा बताना साइज में क्या आएगा? एक डिक्रीज करने वाला है, उसने जितने परसेंट साइज को डिक्रीज किया दूसरे ने उतने ही परसेंट साइज को इंक्रीज कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अप्रॉक्सीम, मतलब साइज लगभग बराबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। और D9 से D10 तक, D9 से D10 तक क्या होता है? अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का क्या हो गया? डोमिनेशन हो गया। अब यदि रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेंगे तो जरा बताना साइज का क्या होगा? रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेंगे तो सभी को पता है साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। साइज कैसा हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से साइज ऐसे चलता है, स्कूटी, वैन, कार में फे को निकल कॉपर जिंक। स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। तो देखो साइज कैसे चल रहा है, ऐसे, इस तरह से। और इनके साइज क्या है? लगभग बराबर, ये देखो। और इनके तो बिल्कुल ही बराबर हो जाते हैं ऐसे। इनका 117 पिकोमीटर, 117 पिकोमीटर, 117 पिकोमीटर। और ध्यान रखना पहली दो डिजिट सबकी सेम है, तीसरी डिजिट में चेंज है, और इन तीनों की तीसरी डिजिट भी चेंज नहीं होती है, ये देखो। और फिर ऐसे,
तो ये होता है साइज की बात, डी ब्लॉक का साइज अलोंग द पीरियड। ठीक, अब आ जाता है अलोंग द पीरियड किसका साइज, अलोंग द सीरीज, पीरियड नहीं बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। एफ ब्लॉक, पूरी पीरियोडिक टेबल का रेडियस एक साथ खत्म करेंगे, अलोंग द सीरीज एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में थ्रू आउट जेड स्टार का डोमिनेशन होता है, थ्रू आउट जेड स्टार का डोमिनेशन है। अब बताओ यदि इसका डोमिनेशन है तो क्या होने वाला है, अलोंग द सीरीज क्या होगा, साइज डिक्रीज, अलोंग द सीरीज साइज क्या होगा, साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा। यदि हम एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में क्योंकि जेड स्टार का डोमिनेशन है। अब पूरी बात खत्म हो गई। अब हम लोग किस पर डिस्कशन करना चाहेंगे, अब हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब प्यारे बच्चों जरा डाउन द ग्रुप देख लो कि डाउन द ग्रुप कैसे चलता है, इस बात को जरा समझो। डाउन द ग्रुप जब भी चलोगे तो सबसे पहला बात तो ये ध्यान रखो कि जेड स्टार जो होता है वो अप्रॉक्स कांस्टेंट होता है। अप्रॉक्स कैसा होता है, कांस्टेंट। यदि ये वेरिएबल कांस्टेंट है तो एक ही वेरिएबल बचा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो बढ़ेगा है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जो होगा वो साइज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, बात समझ पा रहे हो, क्योंकि यार प्यारे बच्चों ये बताओ जेड स्टार कांस्टेंट है, अट्रैक्शन फोर्स कांस्टेंट है, मगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहा है, नीचे आने पे तो रिपल्सन बढ़ता चला जा रहा है। रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा तो वो अपने को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। इसी को देसी लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इसी को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए। जबकि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है तो साइज को बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है, कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं तो उसको होल्ड ही नहीं कर पाता है उतना अट्रैक्शन फोर्स, और होल्ड नहीं कर पाता है तो अपने को एक्सपेंड करता चला जाता है क्लाउड। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। और ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चा जानता है। तो जो नहीं जानते हो या जानते हो कंफ्यूज हो, वहां पर हम फोकस करते हैं। देखो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 में हमेशा ध्यान रखिएगा कि गैलियम से एल्युमिनियम का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा होता है किसका, एल्युमिनियम का साइज गैलियम से। पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, ये गैलियम से एल्युमिनियम का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। रीजन कभी नहीं पूछा जाता है, पूछा जाए तो लिख देना ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। एल्युमिनियम के पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, वो जगह घेरते हैं, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल जो होते हैं जिसकी वजह से ऐसा है। ठीक है, तो जरा ये देखिए ऐसे। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखना, पेपर में खूब पूछा जाता है। और इसके बाद एक और पॉइंट, जरा और नोट क्या है, एक नोट और है, जरा गौर समझिए। साइज ऑफ 4D सीरीज, पूरी पीरियोडिक टेबल का एक साथ पढ़ाऊंगा। साइज ऑफ 5D सीरीज लगभग बराबर होता है। 4D सीरीज के एलिमेंट का साइज 5D सीरीज के एलिमेंट के साइज के लगभग बराबर होता है। क्यों होता है बताऊंगा, पहले 4D लिख देता हूं। तो जरा बता सकते हो 4D सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। 4D सीरीज के एलिमेंट देखो यार, जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। फिर देखो कौन सा होता है, 5D सीरीज के एलिमेंट कौन से होते हैं। 5D सीरीज के एलिमेंट जरा देखो, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। और क्या है, हराऊंगा। ये देखो हराऊंगा। अब जरा गौर से समझिए, साइज का लेना देना क्या है, किस तरह से चलता है। इनके साइज डिट्टो बराबर होते हैं, इनके साइज लगभग बराबर होते हैं। ये देखो, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, इनके साइज लगभग बराबर होते हैं।
और यहां पर ध्यान रखिएगा इसका साइज बड़ा होता है, मगर LA का साइज Y से खूब बड़ा होता है। अब इस बात को थोड़ा समझाता हूं, समझो। देखो ये है हमारा लेंथेनाइट और ये है हमारा हेप्सियम। लेंथेनाइट जो होता है वो 57 होता है और ये जो होता है बच्चों 72 होता है। इसके बीच में 14 एलिमेंट का गैप है। अब जरा इस बात को समझिएगा हो क्या रहा है। कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरह से सेट होती है, ये लेंथेनम है, इसके पीछे 14 एलिमेंट होते हैं लेंथेनाइट सीरीज के और ये जाके ऐसे रुकते हैं। ये लेंथेनम है, ये HF है, हेप्सिनम। लेंथेनम के साथ 14 एलिमेंट ऐसे गए, ऐसे लगा। हमको लग रहा है ये अगल बगल के एलिमेंट है, रियलिटी में क्या है, ये इसके 15वें नंबर का एलिमेंट है। पहले ये पहला हुआ तो ये 15वां नंबर है, इसके बीच में ये 14 एलिमेंट ये वाले हैं जो पीरियोडिक टेबल में तुम नीचे देखते हो। ये रियलिटी में ऐसे आए हैं यू के फॉर्म में ये, और ये इसका 15वां नंबर का एलिमेंट है। अब बताओ अलोंग द पीरियड मैंने क्या पढ़ाया था, जेड इंक्रीज करता है। जेड क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। तो 14 एलिमेंट में अट्रैक्शन फोर्स लगते 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 यहां तक जब पहुंचता है तो कलेक्टिवली ये अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि इसके साइज को बहुत तेजी से क्वंच कर देता है। यदि ये बगल का एलिमेंट होता दूसरे नंबर का तो अट्रैक्शन फोर्स लगता, क्वंच करता, डिक्रीज करता, मगर इतना डिक्रीज ना कर पाता कि ऊपर वाले के बराबर हो जाए। मगर मेरे दोस्तों ये 15वें नंबर का एलिमेंट है, 14 एलिमेंट ऐसे आए हैं। तो 14 बार आपने 14 बार आपने एक छोटी वैल्यू को एडिटिव किया है, ऐड किया है, तो कलेक्टिवली जब ये जाकर इस पर अप्लाई होता है तो वो बहुत हैवी होता है। और इसी चीज को कहा जाता है क्या, इसी चीज को हम लोग साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं लेंथेनाइट कंट्रक्शन। क्या बोलते हो, लेंथेनाइट कंट्रक्शन। इस चीज को हम लोग साइंस की लैंग्वेज में ये नाम देते हैं लेंथेनाइट कंट्रक्शन, जिसकी वजह से इनके साइज बराबर हो जाती है। यहां पे 2 पॉइंट याद रखने हैं बहुत अच्छे से। पहला, लिखा ऐसा जाता है कि 4D सीरीज का साइज 5D सीरीज के बराबर होता है, मगर रियलिटी में ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेंथेनम जो होता है Y से बहुत बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कलेक्टिवली 14 एलिमेंट का जेड स्टार है वो इस पर लगेगा, लेंथेनम पे थोड़ी लगेगा, लेंथेनम के बाद है ना वो। तो ध्यान रखिएगा लेंथेनम पे वही रूल लगेगा जो बचपन में पढ़ के आए हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। ये देखो, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में 14 एलिमेंट है, जिसकी वजह से कलेक्टिवली हाई जेड स्टार अप्लाई हुआ है और अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो गया है कि साइज बहुत ज्यादा क्वंच हो गया है, श्रिंक कर गया है, जिसकी वजह से ये सारे आपस में बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू तो डिट्टो बराबर होती है। ठीक है, अब जरा इस बात को हम लोगों ने निपटा लिया है। तो जरा देखिए हम लोगों ने क्या किया है, पूरी पीरियोडिक टेबल के साइज की बात कर ली है। अब किसकी बात करनी चाहिए अपने को, तो जरा एक दो और बातें उनको भी निपटा लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यदि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो कैसे किया जाए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज कैसे निकाला जाए। तो देखो यार, यदि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो कुछ मत किया करो, उसकी एटॉमिक रेडियस उसके जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा जेड होगा उतना छोटा साइज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। अब बात आती है कैटायन। यदि कैटायन हो तो कैटायन के केस में कैसे निकालोगे, तो कैटायन के केस में एटॉमिक रेडियस जो होती है वो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा चार्ज ऑफ कैटायन उतना छोटा साइज, जितना ज्यादा चार्ज ऑफ कैटायन होगा उतना छोटा साइज होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब यदि एनायन के केस की बात हो तो देखो एनायन के केस में आपको यह याद रखना है, जितना ज्यादा चार्ज उतना बड़ा साइज, चार्ज ऑफ एनायन। बस सिंपल सी बात है, बात खत्म हो गई है। इतनी बात ध्यान देनी है। ये हमारा एनायन कैटायन और ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पूरा रेडियस आपको पढ़ा दिया गया है। अब आपको बस अप्लाई करना है अच्छे से स्मूथली। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, द स्पीसीज AR K पॉजिटिव CA पॉजिटिव कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज। यदि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो हमने अभी आपको पढ़ाया है कि जेड एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
जितना ज्यादा जेड रेडियस उतनी कम। तो सबसे ज्यादा जेड किसका है? के का, सी का। इसका के कितना होता है? 20 होता है। तो सबसे कम रेडियस कैल्शियम की आएगी और सबसे कम रेडियस यदि कैल्शियम की आएगी तो ये आंसर है। इसका कितना है? 20, इसका 19, इसका 18। ठीक है ना? जेड जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अब जरा देखो यार इसको, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई एमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जब यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, आपको बस ये देखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड होता है एटॉमिक रेडियस। अब आप ये चेक कर लो कि यार एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड है, तो जेड किसका ज्यादा है उसका साइज सबसे कम होगा। तो कौन कौन एलिमेंट है? कैल्शियम, तो कैल्शियम 20 होता है। फिर कौन है? पोटेशियम 19 होता है और क्लोरीन 17 होता है मेरे दोस्त। और कौन है? सल्फर 16 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम का साइज सबसे कम आएगा। सबसे कम कैल्शियम किस में दिया है? इसी में दिया है, तो यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई निकालना है तो निकाल देंगे यार। ये तो सबसे गलत हो गया, चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज कम होता चला जाएगा। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि कैटायन का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन होता है। चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो साइज कम होना चाहिए, गलत हो गया। अच्छा, ये आप सबको पता है गलत लिखा है। क्यों? लिथियम का साइज सोडियम से बड़ा थोड़ी हो सकता है, ये डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप साइजिंग, अच्छा ये देखो ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि बोरान ये होता है, बेरिलियम ये होता है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो बोरान कैसे बड़ा हो जाएगा? अब यही आंसर ही होगा फिर। ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, चेक कर लो। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 आ गए 10 हो गए। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 आ गए 10 हो गए। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 आ गया 10 हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज क्या होता है? जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड जितना कम साइज उतना ज्यादा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट आयनिक रेडियाई ऑफ दिस। ये तो क्वेश्चन अभी पीछे ही हुआ है ना? अब जरा देखो, ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये, फिर ये। अब सबसे बड़ा ये होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, और फिर इसकी वैल्यू होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा N3 निगेटिव, N3 निगेटिव की सबसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें लिखी है, इसमें लिखी है, तो इसका मतलब ये दो तो गलत हो गए। अब दूसरे नंबर पे वैल्यू किसकी आनी चाहिए? O डबल निगेटिव। तो दूसरे नंबर पे बड़ी वैल्यू इसमें लिखी है, तो आंसर ये हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है कि नहीं? तो ये देखो क्या प्यारे बच्चों, मैंने शायद क्वेश्चन करा दिया, अब शायद अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सिल्क, अच्छा सीजियम, एल्युमिनियम और सल्फर। यार इसमें क्या है? देखो सबसे नीचे CS होता है, इसका मतलब सबसे बड़ा तो यही होगा, है ना? इससे लार्ज साइज का तो कोई होगा नहीं। तो देख लो सबसे पहले सबसे बड़ा CS किसमें दिया है? इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब उसके बाद आ जाओ, कार्बन ये होता है, कार्बन के बाद क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, और कौन है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ये होता है। अब सबको पता है लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है? डिक्रीज। इसका मतलब एल्युमिनियम बड़ा होगा, सल्फर छोटा होगा। अब इतनी बात मैच करा लो, एल्युमिनियम बड़ा है, सल्फर छोटा है, एल्युमिनियम बड़ा है, सल्फर छोटा है, इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं। फिर आपको पता है कार्बन ऊपर होता है और सल्फर नीचे है, तो कार्बन क्या होगा? छोटा होगा और सल्फर बड़ा होगा। तो उसके हिसाब से एक आंसर आ रहा है, वो ये है, आंसर हो गया। ठीक है क्या? तो प्रैक्टिस अब आप लोग कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है, वहां पर इस टॉपिक की एक डीपीपी पड़ी है, उसको आप सॉल्व करिए, और जो ये लिखा है उसके नोट्स भी पड़े होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के नोट्स पड़े होंगे। तो जरा देखिए, आपका काम क्या करना है, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी डीपीपी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो आपको इसमें दिख जाएगा, लिंक दिख जाएगा, वहां से डीपीपी कर लीजिए। डीपीपी में 10 क्वेश्चन होंगे, वो कर लीजिए और टॉपिक को कर लीजिए। इस तरह से करते करते हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे करके सारे टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें। ऑल द बेस्ट।